ऐ खाके वतन अब तो वफाओं का सिला दे, मैं टूटती सांसों की फसीलों पर खड़ा हूं। आदाब नाजरीन, बहुत इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं दो रुख, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। नाजरीन, मुल्क जश्न आजादी मना रहा है। 15 अगस्त का दिन मुल्क के लिए तारीखी है। इस दिन हर खासो आम, छोटा बड़ा, हिंदू मुस्लिम और सभी मजहबों मिल्लत के लोग जश्न आजादी मनाते हैं, क्योंकि मुल्क की आजादी में सभी ने बराबर की कुर्बानी दी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम मजाहिब के मानने वालों ने मुल्क की तहरीक आजादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। लेकिन आजादी के 70 साल से जायद अरसे के बाद मुल्क के एक खास तबके को जश्न आजादी मनाने के लिए राय मशवरे दिए जा रहे हैं। यूपी शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने बाकायदा खत लिखकर कहा है कि वक्फ जायदाद पर बने स्कूल, कॉलेज और मदारिस में 15 अगस्त के मौके पर परचम कुशाई और कौमी तराने का प्रोग्राम मुनक्किद किया जाए और भारत माता की जय का नारा लगाया जाए। नाजरीन, आज दो रुख में इस मामले के दोनों रुख समझने की हम कोशिश करेंगे। तो दो रुख में हम बात कर रहे हैं यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी के खत की, जिसमें उन्होंने लिखा है कि वक्फ जायदाद पर बने स्कूल, कॉलेज और मदारिस में 15 अगस्त के मौके पर परचम कुशाई, कौमी तराने का प्रोग्राम मुनक्किद किया जाए और भारत माता की जय का नारा लगाया जाए। इसी पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों मेहमानों से हम उनका रुख जानने की कोशिश करेंगे। खुद हमारे साथ वसीम रिजवी साहब लखनऊ से जुड़े हुए हैं, जो कि चेयरमैन हैं शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड यूपी के। वसीम रिजवी साहब हालिया दिनों अपने बयानात को लेकर काफी सुर्खियों में रहते हैं। वसीम रिजवी साहब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका बहुत इस्तकबाल है। आपका रुख हम इस पर जानने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा भोपाल से हमारे साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर रुकन आरिफ मसूद साहब जुड़े हैं। आरिफ साहब, आपका भी न्यूज़ 18 उर्दू में बहुत इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले वसीम रिजवी साहब, आपने जो खत लिखा है और खत का जो मजमून है, आखिर उसकी जरूरत क्यों महसूस हुई आपको? देखिए, 15 अगस्त हमारे हिंदुस्तान की आज़ादी का दिन है, स्वतंत्रता दिवस है। और हमारे जितने भी स्कूल और मदरसे और कॉलेजेस हैं जी, वक्फ प्रॉपर्टी पे हों, चाहे जो प्राइवेट चल रहे हैं वो हों, चाहे सरकारी हों, वहां पर झंडा रोहण का कार्यक्रम हमेशा होता रहा है और फिर 15 अगस्त को फिर भी होगा। लेकिन भारत माता की जय का नारा इसलिए हमने ऐड किया। देखिए, इस वक्त जो एक तासुब का दौर चल रहा है, उस तासुब के दौर को हम नहीं चाहते। देखिए, जो लोग इस वक्त तासुब के दौर में पूरी तरह से वो जहर पी चुके हैं, उनको तो उनकी जहनियत को ना समझा जा सकता है, ना उसको ठीक किया जा सकता है। हमको फिक्र है अपने बच्चों की। हमारे बच्चों को यह बात समझनी चाहिए कि भारत माता की जय कहने में कहीं पर कोई इस्लाम की किसी तरह से कोई बाध्यता नहीं है। ये कहीं पे इस्लाम इसको नहीं रोकता कि आप हिंदुस्तान में जहां आप रहते हो उसकी जीत का नारा ना लगाओ। उसकी जीत का नारा, हिंदुस्तान की जीत का नारा भारत माता की जय है, तो उसको हर हिंदुस्तानी का फर्ज है कि वो उसको लगाए। तो मेरा मकसद सिर्फ बच्चों को समझाना है, बच्चों के जहनों में डालना है कि वो अपने जहनों से ये खुराफात निकाले और बचपन से ही देश प्रेम को दिल में लेकर हिंदुस्तान में आगे तरक्की की तरफ बढ़े। ठीक है आरिफ मसूद, आपका रुख इस पर जानना चाहेंगे। जी साहब, पहले तो मैं एक बात ये कह दूं कि मैं ये जो मेरा बयान है वो मेरा खुद का है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये बयान नहीं है जी। कल को इसकी मैं वजाहत क्लियर कर दूं जी। एक बात जो वसीम रिजवी साहब बोल रहे हैं कि हम भारत माता की जय, तिरंगा झंडे का भी इन्होंने जिक्र करा अभी कि तिरंगा झंडा तो फहराता है, फहराता रहेगा। तो पहला सवाल का जवाब मेरा यह है, इनसे ये पूछा जाए कि अकेले स्कूल से ही और कॉलेज को क्यों छोड़ा गया और मदरसे से ये सवाल इन्होंने जवाब क्यों मांगा। दूसरा, मेरा बड़ा इस मामले में है कि इनको ये बताना चाहिए कि जिस संगठन से ये जुड़े हैं, जो मेरी जानकारी है कि शायद आप भारतीय, जी आपकी जानकारी गलत है, आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े हैं, आप बस इतनी जानकारी रखिए। आरिफ साहब सुनिए, आप पहले पूरी देखिए जो सवाल आपने करा पहले मैं उसका जवाब दूंगा। स्कूल, कॉलेज, मदरसे, नहीं सुन तो लीजिए, स्कूल, कॉलेज, मदरसे सबके लिए लिखा है। पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। देखिए,
जब आप नहीं, ठीक है चलिए, आपने जी, तीनों के बिल्कुल, लिए लिख बोलिए, दिया। बोलिए जनाब। मेरी बात तो सुन लीजिए अब आप, पहले आप बहुत अच्छा बोल लिया, अब आप मेरी सुन लीजिए, जब मैंने आपकी सुनी है तो, और आप जी। बोल नहीं चाहते और हमें नहीं सुनना चाहते तो फिर मैं ना बोलूं। मेरी भी तो सुनिए ना, मैंने भी तो आपकी सुनी है, आपने कहा कि हम ये नहीं, कहना आप बोलिए, चाहते मैं नहीं हैं, आपकी बोलूंगा। अच्छी तकरीर थी। आप एक बात तो बताइए, जिस संगठन से आप जुड़े हैं उस संगठन का एक कार्यालय नागपुर में चलता है, 65 साल तक वहां तिरंगा नहीं फहराया, उसका सर्टिफिकेट और उसका जवाब कौन देगा? आपको उसका भी तो जवाब देना चाहिए। आरिफ साहब, भोपाल क्या मैं हिंदुस्तान RSS का की एक आप नागरिक जिक्र होने करने की के नाते, कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तानी आरिफ होने के साहब, अब आपने नाते सवाल पूछा मेरे तो दिल में जवाब ये ले दर्द लीजिए है। ना। आपने सवाल पूछा है तो जवाब ले लीजिए, जवाब देना, जवाब तो ले लीजिए। आप आरएसएस जवाब देना। आप आरएसएस का जिक्र देना, मैं तो आरएसएस सुन का रहा हूं। जिक्र करते हुए जो आप बात कह रहे हैं वो उस बारे में मैं आपको बता दूं, मैं आरएसएस का यहां पर प्रवक्ता बनकर नहीं बैठा हूं। आप जब आरएसएस का कोई प्रवक्ता हो तो उससे आप ये सवाल कीजिएगा, और यहां नहीं, पर नहीं, आरएसएस की, भारतीय जनता आप पार्टी प्रवक्ता की या किसी भी सियासी पार्टी की कोई बात नहीं है यहां पर किसी की। अगर आरएसएस, भाई साहब, अगर आरएसएस ये चाहती है, अगर आरएसएस की पॉलिसी पे हम काम कर रहे हैं और आरएसएस ये चाहती है कि पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को ये बात कहनी चाहिए। झंडा नहीं फहराया, उसका जवाब दीजिए ना। जब आप आरिफ साहब, हम कह रहे हैं, हम आपकी मान लें। आरिफ साहब, हम 65 साल आपने झंडा नहीं ले रहा। अरे आरिफ साहब, मैं आपकी बात का जवाब तो दे दूं। आज आप हमसे जवाब मांग रहे हो। आप हमसे जवाब लीजिएगा ही नहीं, आप बोलते ही रहिएगा। हमारे को शक के दायरे अरे आप बोलते ही रहिएगा, मेरी बात का जवाब तो सुनिए, अपनी बात का। मेरे को आपको जवाब देना अरे पड़ेगा। आप शक के दायरे में हैं। आप बिल्कुल जवाब दीजिए ना। 65 साल का जवाब दीजिए। आप 65 साल क्यों नहीं दाढ़ी फहराया? में तिनका क्यों जनाब, आप शक के दायरे में क्यों अपने आप आ जाते हैं? मैंने अगर स्कूल कॉलेज मदरसों में कहा तो आप शक के दायरे में क्यों आ गए? आप अपने आप को शक के दायरे में खुद लाते हो। मदरसों के तो लाखों आप अपने आप को शक के दायरे में खुद लाते हो, ये आपकी परेशानी है। अगर के कोई जायज बात कही जाती है तो आप कभी उसको आरएसएस से जोड़ देते हैं। लड़ी थी 1731 से लेकर 1857 तक। आप या तो खामोश हो के मेरा जवाब सुन लीजिए या मैं खामोश हो जाता हूं, आप सब कुछ कह लीजिए। 65 साल का जवाब आपको देना चाहिए। पहले आपने मदरसे पे उंगली उठाई, मेरी दाढ़ी नहीं है, तिनका कहां से होगा? शक के दायरे में लाने की बात करिए। आप 65 साल का जवाब क्यों नहीं देना चाहते? 1731 आप इतिहास पढ़िए ना। जब आप आपकी बहुत बात काबिल कंप्लीट इंसान हो है तो जाए आप बताइए और जब आप कि मुझसे 1731 में मदरसा, तब मैं बोलूंगा, मदरसे से लड़ाई चली। आप बोलिए। दारुल उलूम देवबंद कहां से बना? हिंदुस्तान की लड़ाई के लिए बना, हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए बना। उस मदरसे से आज आप जवाब मांग रहे हैं तो हमें भी हक हासिल है कि जिस तंजीम से आप जुड़े उस तंजीम का आप हमको सर्टिफिकेट दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। वसीम रिजवी साहब, यहां पर सवाल ये उठता है कि आपने भारत माता की जय नारा देने की बात कही, ठीक है वो अपनी जगह, लेकिन वसीम रिजवी साहब आपको याद होना चाहिए कि 1857 में अजीमुल्लाह खान ने नारा दिया था मादरे वतन भारत की जय। फिर इस नारे को क्यों भुला दिया गया? अजीमुल्लाह खान को क्यों भुला दिया गया? ठीक है, अच्छा अब आप सुनिए, आप जवाब तो सुनिए ना। इन्होंने भुला दिया, इन्होंने जवाब ये देने ही नहीं देते, ये तो खुद ही बोलते रहते हैं, उसके बाद सारे इल्जाम लगाते चले जाते हैं। कहीं ना कहीं एक इनकी किताब अगर अब आप ही बोल रहे हैं। आरिफ मसूद साहब सुन लीजिए, आरिफ साहब सुन लीजिए। यही तो वजह है, आप सुनना नहीं चाहते, आप बोलते ही रहते हैं। इनको खामोश कराइए, आप नहीं सुनना चाहते। आप ये चाहते हो आप झूठ बोलो और हम सुने। देखिए, आप चाहते हो आप कुछ भाई मैं तो बोलने को तैयार हूं। आप ये बता दीजिए, आपने मेरा जवाब नहीं दिया ना। अरे भाई जवाब आप सुनिए, 65 साल देखिए झंडा ले रहा है क्या नागपुर में? जो सवाल किया में 65 साल झंडा ले रहा है क्या आपने? जिंदाबाद का नारे का जो आपने सवाल किया, इस तिरंगे को हमारे उलमा इकराम ने कबूल कराए, मदरसों ने कबूल कराए, नागपुर की बात जब कुर्बानी लगा कर कराए, पूछ लीजिएगा। और एक कार्यालय में 65 साल तिरंगा नहीं फहराया, उसका जवाब नहीं दे रहे आप। अरे भाई आपको जवाब देना पड़ेगा इस बात का कि 65 साल एक बात ये बताइए कि अभी जैसे कि सवाल किया गया मदरसों की और दारुल उलूम की जो आप बात कर रहे हैं, तो सुनिए दारुल उलूम के बारे में। आप दारुल उलूम के बारे में कितना जानते हैं? आप सुनिए दारुल उलूम के बारे में, आप बेवजह की बात कर रहे हैं।
आजादी के वक्त बात आपसे दूसरी अच्छा थी, जानता हूं। आजादी के वक्त माहौल दूसरा था, आजादी के वक्त जिन्होंने कुर्बानी दी उसमें मदरसों का रोल था। वाह, लेकिन वाह, आज मदरसों का रोल कहां कुछ है? ये- आज मदरसों का रोल आतंकवादियों को पैदा करना है। आज मदरसों का रोल किसने क्या कह है? दिया? आप भी जानते हो, आप हम जैसे भी जानते कहने से हैं। मदरसे आप चलेंगे? उस वो जमाने की आप बात जैसे करिए जो लोगों के जमाना कहने गुजर से गया है। उस जमाने आजादी की में बात भी करिए जो मदरसों जमाना का रोल आ था। रहा है। और तो वसीम जो रिजवी जमाना साहब चल रहा आज है, भी उस जमाने मदरसों की का आप रोल बात है। क्यों नहीं करते? और इस आपने हिंदुस्तान को और मदरसों की दुनिया बहुत को अच्छी बात की। अमन की हम कोई भी शक्ल जानते हैं दिखाएगा मदरसों ने तो वो आजादी सिर्फ के मदरसा वक्त दिखाएगा, बहुत याद अच्छा रखना काम आप। किया। लेकिन आप आज याद क्या कर रहा रखना, है मदरसा? आप आज अपने तासुब आप की निगाह से अपने देखा आप जा रहा है की मदरसा। बचाने उस के वक्त लिए, मदरसा तासुब अपनी की निगाह से सियासत देखा को जाता था। बचाने के लिए आप मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। आप अपनी बात तासुब की फिदा कौन कर रहा अपने है? आप को बचाने तासुब के की लिए फिदा किसने भारत खराब करी है? माता की जय कहने को तैयार तासुब हो किसने गए, बेराया? तो आप ये आपके संगठन आतंकी के लोगों ने चीना क्यों आपने कभी बनाने को बोला? तैयार हैं? आप मुल्क के आप क्यों वफादार हैं? चाहते हैं कि आपने भारत कभी में जो भारत सड़कों माता पर की खून जय का बहाया नारा गया, ना लगे? आपने आप बोला क्यों चाहते हैं कि तिरंगा ना खून फहरे? बहाया जा रहा। आप नहीं चाहते तिरंगा आपने फहरे, इस बात की आप बात चाहते हैं कही। कि चांद तारे वाला झंडा हिंदुस्तान में फहरे। आपकी तो और मंशा ये है, आप नहीं चाहते। आपकी मंशा है कि तिरंगे के हिंदुस्तान लिए में हमने चांद तारे का आपको झंडा फहराओगे। खून बहाया, आप तिरंगे का सम्मान नहीं करते, आप तिरंगे के सम्मान नहीं करते, उसके मुकाबले में आप चांद तारे के तारे का इस्लामिक झंडा बता के सम्मान करते हो, जबकि चांद तारे से इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। 65 साल का जवाब नहीं दे रहे, बिल मिला के हर कुछ बक रहे हो आप। 65 साल का जवाब दीजिए आप। मेरे सवाल का सीधा जवाब है। अगर आपके पास जवाब नहीं है तो आप तस्लीम करिए। मुझसे क्या मतलब है? 63 साल का जवाब जाइए नागपुर में मांगिए, बात सही होगी तो वो आपको जवाब देंगे, गलत होगी तो वो भी तब भी आपको जवाब देंगे। मैं यहाँ पर बहैसियत शिया वक्फ बोर्ड चेयरमैन आपसे बात कर रहा हूँ। आप तो डरते हैं, आप जिस संगठन से हैं, आपने बैठते साथी ने बात कह दी क्या उस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से इससे कोई वास्ता नहीं है। आप डरते हैं, आपको इतनी आजादी नहीं है कि आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कोई बात कह सके। हमको आजादी है, हम शिया वक्फ बोर्ड की तरफ से आपसे कह रहे हैं कि मैं शिया वक्फ बोर्ड की तरफ से अपना स्टेटमेंट दे रहा हूं। ये मेरा बयान है, मैं उसकी हैसियत से यहाँ बैठकर बयान नहीं दे रहा। बिल्कुल बिल्कुल। वसीम रिजवी साहब, आरिफ मसूद साहब, आरिफ मसूद साहब, वसीम रिजवी साहब, देखिए वसीम रिजवी साहब सुन लीजिए, वसीम रिजवी साहब, आरिफ मसूद, आरिफ मसूद, आरिफ मसूद साहब, बोर्ड में क्या आप उनकी तरफ से अपना बयान रखिए? वसीम रिजवी साहब, वसीम रिजवी साहब, वसीम रिजवी साहब, देखिए 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 अब डिबेट के बाहर जा रहे हैं आप लोग डिबेट के बाहर जा रहे हैं। वसीम रिजवी साहब, वसीम रिजवी साहब, बोर्ड की तरफ से अपना बयान दे सकता हूं, अपनी बात रख सकता हूं। ठीक है वसीम रिजवी साहब, वसीम रिजवी साहब, ठीक है, सुन लीजिए वसीम साहब, सुन लीजिए भाई वसीम साहब। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि आपने मदरसों को लेकर, मुस्लिम कॉलेजेस या स्कूलों को लेकर लेटर लिख दिया, आखिर मुस्लिम समाज पर ही, एक खास तबके पर ही शक आखिर क्यों? एक ही कम्युनिटी को क्यों निशाना बनाया जाता है भाई? अरे भाई शक तो ये अपने आप अपने ऊपर लिए जा रहे हैं। मैंने तो जो बात कही है वो अपने बच्चों के लिए कही है। मैंने पहले ही अपनी बात में वाजे कर दिया कि मैंने अपने बच्चों के लिए कही है कि जो मैंने बात कही कि 65 साल का जवाब दे दीजिए, नारा है, आप जवाब तो दीजिए ना। नारा है ये देश की विजय होने का नारा है, इसको आप लगाओ। देश की आजादी का नारा देने वाले का नाम तो लेते नहीं है आप। के लिए नहीं कही ये नारा जिसने दिया था उसका नाम दिया आपने। कट्टरपंथी मानसिकता पक चुकी है, पक्के में जहन नहीं धुल सकते, इनके जैसे जहन कभी नहीं साफ हो सकते। बुढ़ा तोता पढ़ता नहीं है। अरे बच्चों के लिए मैंने बात जिस जगह की आप वफादारी कर रहे हैं, मेहरबानी करके जो मिल गया अब आगे वो भी नहीं मिलेगा। समझना चाहिए आप उस जगह का जो काम कर रहे हैं आप अपना करिए। 63 साल का जवाब दीजिए, सच्चाई छुपा नहीं सकते। आप चिल्ला के दूसरे पे उंगली उठाकर मेहरबानी करके आप दबा नहीं सकते। वसीम रिजवी साहब, फर्ज समझो, आप 65 साल का मुझे जवाब दे दो, समझो। आप जब परेशान तुम क्यों हो रहे हो? बनोगे आप इतना तब परेशान क्यों हो गए? हिंदुस्तान के नागरिक होगे एक और जवाब दे दीजिए। मुसलमान समाज तुम पर फख्र करेगा। लेकिन आज अगर मुसलमान समाज के ऊपर उंगलियां उठी है तो इनके जैसे मानसिकता वालों की वजह से हिंदुस्तान, आप जैसे लोगों की वजह से, मुसलमानों पर आप जैसे लोगों की वजह से, क्योंकि जो इनकी खुद ज़हनियत इतिहास की वजह पढ़े से नहीं है, हम चाहते जिन्होंने हैं कि मदरसों हमारे के बारे बच्चे में अब कभी इनके सोचा जैसे नहीं, ना बने। जिन्होंने हमारे मदरसों के बच्चे दर्द को जाना ऐसे नहीं, बने जिन्होंने जो मदरसों सारे की समाज के तालीम को साथ देखा मिल नहीं, के बैठ के ऐसे रहना लोग चाहते हो, आज हिंदू हमारे समाज के पीछे साथ, उंगली सिख उठाना समाज के तो साथ अफसोस में होता है। बैठना चाहते हो, उनसे नफरत ना करना चाहते हो। ये नफरत पैदा करने की राजनीति जो है हिंदुस्तान में बंद होनी चाहिए। ये हम कर रहा है, इसका पकड़ा आप हमें मत पढ़ाइए, आप इसे मत पढ़ाइए। आगे का भविष्य बनाने से पढ़ाई जाती है तो साफ कहा जाता है कि सबका सम्मान करो, सब मजहबों को लेकर चलो, सबको अपना मानो। ये मुल्क अपना है, इस मुल्क के लिए
तमाम लोगों ने जान की बाजी भी इसीलिए लगाई थी कि ये मुल्क हिंदू मुस्लिम। अरे साहब, यहाँ पे आप बैठ के ऐसी बातें मत कीजिए। मालूम है कि मदरसों में आप क्या पढ़ाते हैं, मालूम है कि आप मदरसों में किस तरह का तासुब पढ़ाते हैं, मालूम है आप मदरसों में बच्चों का ज़हनियत को किस तरह से गुमराह कर रहे हैं। आप यहाँ पर टीवी चैनल के सामने बैठ के बात कर रहे हैं, मदरसे में पढ़ाते हैं तासुब बनाकर तासुब जो मदरसों में पढ़ाते हैं। आपकी हिम्मत है कि आप आकर टीवी चैनलों के सामने आके बताओ कि हम मदरसों में पढ़ाते हैं कि होली का रंग गिरेगा तो वो हिस्सा जहन्नुम में जाएगा, हिंदुओं का खाओ नहीं, आपके कहने से कहेंगे, दुकान से सौदा खरीदो। क्या तुम ये नहीं पढ़ाते? आपके कहने से थोड़ी कहेंगे। क्या तुम ये नहीं पढ़ाते? ये मदरसों में ये पढ़ाया जाता है। तुम्हारी हिम्मत नहीं है, तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि तुम ओपन चैनल के ऊपर ये बात कहो। बिल्कुल, क्योंकि आप जब चैनल पे आते हो तो आप यही कहते हो कि साहब हम तो ये पढ़ाते हैं, हम तो चाहते हैं कि देश से मोहब्बत करो। हाँ, ये नहीं पढ़ाते। तुम चाहते हो, तुम जिहाद की ट्रेनिंग देना चाहते हो, तुम हिंदुस्तान को खंडित करना चाहते हो। ये एक मिशन चल रहा है हिंदुस्तान को खंडित करने का, मुसलमानों को बर्बाद करने की एक साथ देखा है कट्टरपंथी लोगों ने। जो आपको इस्लाह की जरूरत है, आपको पाठ पढ़ने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है, आपको पाठ पढ़ना पड़ेगा, आपको इस्लाह करना पड़ेगी, क्योंकि आप भटक चुके हैं, आप गुमराही में या मफाद परस्ती में। की शरई अदालतें, संविधान की अदालतें अगर हिंदुस्तान में चल रही है, शरई अदालतों में आप तेल बेचोगे? क्या मतलब हुआ शरई अदालतों का? किसके ऊपर जुल्म करना चाहते हैं आप शरई अदालतों में? औरतों के ऊपर 3 तलाक के फैसले करोगे? दीजिए शरई अदालतों क्या मतलब है? 63 साल का जवाब क्यों नहीं दे रहा है मोहतरम? हिंदुस्तान में शरई सवाल शुरू हुआ, तमाम खत लिखा, उसका जवाब तो दो। 3 तलाक अरे के मामले में मांग रहे हो, पहले खुद का तो जवाब दे दो भाई साहब। 3 तलाक के मामले में बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आरिफ मसूद साहब, वसीम रिजवी साहब, देखिए अब इशू के बाहर मत जाइए, इशू के बाहर मत जाइए। आरिफ मसूद साहब, आरिफ साहब इशू के बाहर न जाइए। आरिफ साहब जो मदरसों से मदारिस से जुड़ा हुआ कौमी परचम को लेकर या कौमी तराने को लेकर जो इशू है उस पर आइए। इन्होंने सारी बात करी, मैंने मान ली। ठीक है वसीम रिजवी साहब ये बता दें हाँ या ना। ठीक है वसीम रिजवी साहब, देखिए वक्त कम है। वसीम रिजवी साहब, बिल्कुल आपका रुख जानना चाहेंगे भाई। मुस्लिम हमेशा जब इस तरह की आवाजें उठती हैं वसीम साहब, तो एक खास तबके को ही टारगेट बनाया जाता है। मुसलमानों के आखिर वफादारी का इम्तिहान कब तक लिया जाएगा, कब तक सबूत मांगे जाएंगे? खास तबके को टारगेट नहीं बनाया गया। आप बताइए कि जो मेरा स्टेटमेंट है जनाब, मेरा स्टेटमेंट में किसी खास तबके को टारगेट कब बनाया गया है? मैंने कब किसी को बुरा कहा है? मैंने तो ये कहा है कि भाई भारत माता की जय कहना चाहिए और कहो। तो इसमें किसी एक साल का जवाब दे देना भाई। जिस समाज में हम हैं, जवाब उसी समाज के और नहीं तो इन जैसे लोगों के लिए मेरे पास एक शेर है, मैं एक शेर पढ़ रहा हूं, इन जैसे लोगों के लिए है, शामिल है। अरे छोड़िए अपने शेर, अपने गद्दारी में ये वही लोग आप मुशायरे में ये शेर सुनाइएगा। मुल्क की शेर और शायरी आप डिबेट में बैठ के मत कीजिए। आप देखिए शेर और शायरी से मामला नहीं बनता, वो गुमराह करने की बात करते हैं, शेर और शायरी की बात करते हैं। शेर और शायरी से क्या मतलब है? आप जाइए मुशायरों में जाके बात कीजिए, डिबेट में बात हो रही है, झंडा नहीं फहराया कीजिए। अरे तिरंगा झंडा जिसने नहीं फहराया उसको उन पे करो, अपना हिसाब दीजिए कि आजादी के बाद सवाल करो। हिम्मत आपके नहीं है, हिम्मत आपके नहीं है, क्योंकि आप मफाद में डूबे हो, आप औरतों की लालच में डूबे हो। आप पहले उनसे सवाल बर्बादी के 70 साल का हिसाब, आप 70 साल के, अरे आप 70 साल का हिसाब दो भी नहीं कि हो, मुसलमानों को किस हाशिए पे लाके भी नहीं आप लोगों ने खड़ा कर दिया? रगड़ किस हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया? मुसलमानों की आपने वो बेइज्जती कराई है पूरी दुनिया में। मुसलमानों के हाथ में आपने AK-47 लेके बुमा तक अपने मफाद के लिए आप लोगों की करना चाहते हो। मुसलमान हर हमारा जा रहा है। हिंदुस्तान में भी आपने वही ख्वाब देखना शुरू कर दिया जो ख्वाब आपने सीरिया में देखा था, जो ख्वाब आपने अफगानिस्तान में देखा था, लेकिन वही सवाल ख्वाब का आपने हिंदुस्तान में देखना लोग शुरू नहीं कर दे पाते। दिया। हिंदुस्तान के अरे मुसलमान 65 साल का यहाँ पर जवाब अमन और चैन से रह रहे थे, जो नागपुर में झंडा नहीं फहराया आपको उसका अच्छा तो नहीं जवाब लगा। दो। आपने कहा हिंदुस्तान में जवाब देने में भूल क्यों क्यों डर रहा रहे है? हो? क्योंकि क्यों सच फल भूल रहा है? लिहाजा यहाँ पर जहर ऐसा जहर घोलो कि मुसलमानों के लिए यहाँ पे भी जहन्नुम बन जाए। ये काम तुम बिल्कुल आरिफ मसूद साहब सुन लीजिए। आरिफ मसूद साहब जो सवाल आरिफ मसूद साहब जो सवाल वसीम रिजवी आपसे कर रहे हैं, या अगर मदरसों पर, या आरिफ मसूद साहब सुन लीजिए, आरिफ मसूद
वसीम रिजवी साहब, वसीम एक रिजवी बात जी को कहो भारत माता सुन की लीजिए जय। सुन लीजिए आप नहीं कहते हो इसीलिए शक के दायरे में सुन आते हो लीजिए जनाब। सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए आरिफ मसूद साहब, जो सवाल अरे तुम्हारे कहने से मुझसे सिर्फ कहो, मैं वसीम कहूंगा, रिजवी करेंगे 20 बार कहूंगा भारत बिल्कुल माता की नहीं जय, भारत करेंगे। माता की जय, भारत माता की जय। अरे तुम तुम एक कहो, बार कह दो भारत तुम्हारा माता जो की दिल जय। चाहे वो कहो, तिरंगे का देखिए, ये हाथ है में लेकर असलियत। तुम जो ये है असलियत, इसका ये मतलब है थोड़ी असलियत और ये है तुम्हारा तुम्हारी सर्टिफिकेट हमारे पहचान। लिए। और तुम हो देशद्रोही, बात ये है गद्दार हो देश के। असलियत से आप भटक रहे हो। ये देश के गद्दार हो, हम नहीं फहराया। सर्टिफिकेट दे रही है तुमको इस तिरंगा अल्फाज नहीं के ऊपर। फहराया। जो आज भारत हम माता कह रहा की हूं जय कि करने को तिरंगे का तैयार सवाल नहीं, दो और उसको जवाब दो। दुनिया सर्टिफिकेट आप दे जैसे रही लोगों के है। लिए हम हम क्या जवाब देंगे। सर्टिफिकेट देंगे? आज आप हम इस जैसे तरह लोग के लोगों मदरसे को में उंगली उठा सर्टिफिकेट रहे नहीं हैं। देते। शर्म आना हमको चाहिए। सर्टिफिकेट देना भी शर्म आना मेरा चाहिए। सर्टिफिकेट की तौहीन है तुम्हारे 63 साल लिए। का सर्टिफिकेट लेके देना शर्म होगा। आनी चाहिए तुमको ये कि मुल्क हिंदुस्तान में खाते हो, बिल्कुल नहीं देंगे। हिंदुस्तान की कोई जमीन में मदरसे पैदा वाले हुआ आपको अनाज सर्टिफिकेट खाते नहीं हो देंगे। और भारत कोई माता की मदरसे जय वाला कहने आपको से सर्टिफिकेट घबराते नहीं हो। देगा। 65 भारत साल माता का की जय करने से सर्टिफिकेट गुरेज लेकर करते आपको हो। सर्टिफिकेट धिक्कार चाहिए। है तुम्हारी आज जैसी अल्लाह का जहनीतों जवाब पर। चाहिए। आप गुरेज करते हो, आप गुरेज करते हो, आप धोखेबाज हो। फिटकार है आप तुम्हारी कौम के भी जैसी धोखेबाज और जहनीतों गद्दार पर, हो। जो हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान से गद्दारी करने की सोचते हो, हिंदुस्तान आपके में ऊपर रहकर है। तिरंगे का अपमान आपके करते हो, ऊपर है। हिंदुस्तान में रहकर मफाद में डूबे, हिंदुस्तान की पद जीत से का हटोगे। नारा लगाने पद से से हटने के गुरेज डर करते से हो, कबूल नहीं कर रहे। गुरेज करते हो, क्योंकि कल हटा दिए जहनीत पर जाओगे। शर्म इस आनी डर के चाहिए मारे तुमको। लड़ा रहो। किस तरह से कहते हो कि तुम गुरेज? हिंदुस्तानी बिल्कुल हो? बिल्कुल कौन बिल्कुल सिखा देखिए रहा है? देखिए देखिए जो खत वसीम रिजवी ने लिखा था उस पर हम दोनों का रुख समझने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि ये बहस काफी गर्मा गर्म हो गई, हालांकि ये बहस काफी गर्मा गर्म हो गई। हालांकि हम वसीम रिजवी का रुख समझने की कोशिश कर रहे थे और इसके अलावा आरिफ मसूद का क्या रुख है उनका भी रुख हम समझने की कोशिश कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वक्त कम बचा है, दोनों ने अपना अपना रुख जरूर रखा। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम रिजवी साहब, अपना कीमती वक्त निकालने के लिए आपका भी बहुत शुक्रिया। आरिफ मसूद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े और दोनों ने अपना अपना रुख रखा है। अब सवाल ये उठता है कि हम खून की किस्तें तो कई दे चुके, लेकिन ए खाक वतन कर्ज अदा क्यों नहीं होता। दो रुख में आज फिलहाल इतना ही। आदाब।